कैसे कहें हम प्रचार में हमने क्या क्या खेल दिखाए, यूं शर्माई सियासत हमसे, खुद से हम शर्माए। पूरा देश चुनावी प्रचार में तप रहा है, जिसके मुंह में जो भी आ रहा है बक रहा है। यह भी कोई प्रचार है? इससे तो पूरी राजनीति शर्मसार है। लेकिन पगले वोटर, तू क्यों रोता है? जो हो रहा है वो तो हर बार होता है। इसलिए कहता हूं, हंसो घिसकर दांतों पे मंजन और देखो फोकट का चुनावी मनोरंजन आला। हेलो एंड वेलकम टू इलेक्शन उलाला। अरे भैया, इलेक्शन आया है, इलेक्शन उलाला। अरे इलेक्शन के भैया, इलेक्शन के भैया, इलेक्शन। कभी आप कभी हाथ सब मिलके बोलो नमो नमो। इलेक्शन के भैया, इलेक्शन। यहाँ कुछ भी हो सकता है भैया, जो आया है इलेक्शन। अरे इलेक्शन के भैया, इलेक्शन के भैया, इलेक्शन। बदतमीजी के जितने भी विश्व कीर्तिमान हो सकते हैं वो सब इस चुनाव में एक एक करके टूट रहे हैं। एक दूसरे को गालियां बकने के इल्जाम में पुलिस ने नेताओं के खिलाफ जितनी एफआईआर दर्ज की है उतनी तो हत्या, लूटपाट और बलात्कार को मिलाकर भी दर्ज नहीं होती। लेकिन नेताओं का दिल है कि मानता नहीं। नहीं, यह पुराना हो गया। नेताओं का बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना। मोदी को वोट देगा, उसको समाधान के अंदर क्यों डाला है? प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी तो पा नहीं सकते। और कुछ कुत्ते होते हैं, हम कुत्ते के बच्चे। हाँ, जो चोट्टा होगा वो जेल जरूर जाएगा। मैं लगता कोई बकरा आ गया। प्रचार के आखिरी दौर में बेलगाम बयानबाजी पर छुटभइये नेताओं की साख और धाक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब बागडोर बड़े नेताओं ने संभाल ली। जितना बड़ा नेता उतनी ही लंबी और तीखी जुबान। यह देश के इतिहास का पहला चुनाव है जब नेता अपने दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के रिश्तेदारों को याद कर रहे हैं। 2G और 3G तो हो गया, अब एक नया जी आया है, जीजा जी। माँ बेटे का ये मॉडल है। 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। 2G का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है, पहली बार। दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। मेरे विरोधी के जम्मू वाले जीजा जी चोर हैं, उनके फूलपुर वाले फूफा जी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, मुजफ्फरनगर वाले मामू दंगा भड़काते हैं और मुरादाबाद वाले मौसा जमीन कब्जाते हैं। यह क्या बात हुई? हमला करना है तो विरोधियों पे करो, लेकिन नहीं, हमला तो रिश्तेदारों पर ही होगा, क्योंकि रिश्तेदार ज्यादातर नेताओं की दुखती रग होते हैं। दर्द दामाद दिल में बिठाया आपने। पहले तो मैं मामूली था, मालदार बनाया आपने। कांग्रेस के दर्दीले दामाद उर्फ रॉबर्ट वाड्रा की वजह से 2014 की चुनावी लड़ाई पार्टियों की लड़ाई के बदले परिवारों की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ है गांधी परिवार और दूसरी तरफ मोदी परिवार। नहीं, मोदी परिवार नहीं, बीजेपी परिवार। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। नमो ये कह चुके हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं किसी से दोस्ती नहीं निभाता। लेकिन कांग्रेस के भैया और बहना पूछ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है फिर मोदी क्यों बने हैं महादानी और हजारों एकड़ जमीन के मालिक कैसे बन गए अडानी? जनता सब समझती है, आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है, जिसमें आपने करोड़ों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। जिस दिन यहां पे लोकायुक्त आ गया, जिस दिन यहां आरटीआई कमिश्नर आ गया, तो आपका जो चौकीदार है वो अंदर हो जाएगा। रात में कैसे कैसे सपने आते हैं, मोदी जेल में होता। अरे 10 साल से
आपकी सीबीआई मेरे पीछे लगी है, आपकी आईबी लगी है, आपका रॉ लगा है, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा है, कुछ नहीं छोड़ा है आपने, और फिर भी आपके सामने खड़ा हूं। मैं तो प्रचार में जा रहा था, मैं तो इल्जाम लगा रहा था, मैं तो ड्यूटी निभा रहा था, प्रचार पे जा रहा था, इल्जाम लगा रहा था, ड्यूटी निभा रहा था। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मिर्ची दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। यह अलग बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रहे हैं निजी हमले बंद होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के दो सबसे बड़े नेता, पीएम मेकर सोनिया गांधी और पीएम इन मेकिंग नरेंद्र मोदी। स्वागत है आप दोनों का। गॉड ब्लेस यू। मोदी जी नमस्कार। प्रणाम सोनिया जी, कैसे हैं आप? ऑल इज वेल। लेकिन आजकल प्रचार में निजी हमले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, मैं इससे बहुत चिंतित हूँ। देश की समस्याओं पर मुझसे ज्यादा चिंतित और कोई नहीं हो सकता। मैं निजी तौर पर सोनिया जी के परिवार का बहुत सम्मान करता हूँ। आप मेरा जितना सम्मान करते हैं, मैं आपका उससे भी ज्यादा सम्मान करती हूँ। लो, यहाँ झगड़ा इस बात का है कि कौन किसका ज्यादा सम्मान करता है। देखिए, जब दो बड़े नेता बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते मित्र। सोनिया जी, मैं कह रहा था कि भाषणों के गिरते स्तर पर मैं आपसे भी ज्यादा चिंतित हूँ। यह तो डिक्टेटरशिप है, हर पार्टी को चिंतित होने का अधिकार है। इस चुनाव में भाषणों का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है। मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माफ कीजिए, भाषणों का स्तर आपकी पार्टी ने गिराया है सोनिया जी। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि प्रियंका ने आपको बौखलाया हुआ चूहा कहा, वो गलत कहा है। हाँ, तो मैं गुजरात का बब्बर शेर हूँ। शेर हो या भीगी बिल्ली, लेकिन निजी हमले नहीं होना चाहिए। सोनिया जी, ये भी मोदी जी पर निजी हमला है। आप लोग क्यों करते हैं ऐसा? मीडिया ने फिर मेरी बात को गलत ढंग से पेश किया। मैंने मोदी जी को शेर ही कहा है, बिकॉज शेर हो या भीगी बिल्ली, दे ऑल आर फ्रॉम वन कैट फैमिली। आपके दामाद जी कैसे हैं सोनिया जी? आप लोग मेरे दामाद के पीछे क्यों पड़े हैं? भारतीय संस्कृति में दामाद का बहुत सम्मान किया जाता है। आपको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है? दामाद जी का सम्मान तो हम भी करते हैं। मेरी सरकार आपके दामाद जी के लिए कुछ विशेष प्रबंध करना चाहती है, इसीलिए उनके बारे में पूछ रहा हूँ सोनिया जी। मुद्दों की बात कीजिए, रिश्तेदारों की नहीं। आप मेरे रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़े हैं? आप हमेशा मेरे मायके की बात क्यों करते हैं? मैं आपके मायके की बात क्यों करूँगा सोनिया जी? मेरे तो तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। फिर आपने मेरे मायके की बात की। मैंने कहा रोम रोम में राम, रोम रोम। नहीं, ये गलत बात है। आप लोग हमेशा मेरे मायके की बात करते हैं। क्या मैंने कभी किसी के ससुराल का हाल पूछा है? अब आपकी पार्टी मर्यादा की सीमा पार कर रही है सोनिया जी। और आपकी पार्टी मर्यादा की सीमा पार कर चुकी है। आप लोग वंशवादी हैं और आप डिक्टेटर हैं। होल्ड इट। सोनिया जी और मोदी जी इस बात पर चिंतित हैं कि प्रचार के दौरान होने वाली बहस के स्तर को ऊपर कैसे उठाया जाए। स्तर तो अपने आप इतना ऊंचा उठ चुका है कि कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आप दोनों यहां आए, हमसे बातचीत की। अरे आपने हमसे कहा, आपने तो एक दूसरे से ही बातचीत की। फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ये एवरग्रीन गाना है कांग्रेस पार्टी के एवरग्रीन पॉलिटिशियन नारायण दत्त तिवारी के नाम। दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं करते हैं तिवारी जी। तिवारी जी इस बार ना तो चुनाव लड़ रहे हैं और ना लड़ा रहे हैं, लेकिन उनके दरवाजे पर आशीर्वाद मांगने वालों की भीड़ लगी हुई। तिवारी जी ने अपना पहला आशीर्वाद अपनी पार्टी यानी कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को दिया था, लेकिन ठीक अगले ही दिन कैमरा लेकर आशीर्वाद मांगने पहुंच गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी। कांग्रेस वाले तिवारी बाबा, आई तेरे दर पे बीजेपी की ये सवारी। लपे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर जो निखाली। तिवारी जी ठहरे बड़े दिल वाले, आशीर्वाद देने से इनकार कैसे करते। उन्होंने भर दी राजनाथ सिंह की झोली अपने आशीर्वाद से। राजनाथ और रीता बहुगुणा दोनों एक ही सीट यानी लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। जब से यह खबर फैली कि तिवारी जी ने अपना आशीर्वाद बीजेपी को दे दिया है, तो कांग्रेस में खलबली मच गई। दौड़ी दौड़ी रीता बहुगुणा फिर से पहुंच गई तिवारी जी के दर पे। मैं आई थी आपसे नॉमिनेशन के बाद
अगर आपको याद है जब मैं पहला चुनाव लड़ी इलाहाबाद से मेयर का, तो इंडिपेंडेंट लड़ी, तो सबसे पहले भाई साहब ने कहा कि मेरे दल का समर्थन होगा। उसके बाद सब लोग आए, तिवारी कांग्रेस के बाद सब लोग आए। अभी आपसे कल मिल गए हमारे प्रतिद्वंदी जी, और आज अखबार में निकल गया कि आपने कह दिया बीजेपी को वोट डालो। कैसे हो सकता है? आप बताओ ना। पेपर में लिख दिया कि वोट डाले बीजेपी को, आपने नहीं। तिवारी बाबा तो एकदम गजनी बनकर बैठे थे, उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था किसे आशीर्वाद दिया, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी भी हार मानने वालों में नहीं थी, उन्होंने धीरे धीरे करके उनको सब याद दिला दिया और दोबारा आशीर्वाद लेकर ही मानी। मेरे सर पे हाथ गलती तिवारी जी की भी नहीं, उन्हें भूलने की पुरानी बीमारी है। चुनावी आशीर्वाद क्या चीज है? एनडी तिवारी साहब तो यहां तक भूल गए थे कि उनका एक बेटा भी है। वो तो जब कोर्ट ने उन्हें डीएनए की याद दिलाई तब जाके उन्हें याद आया। खैर, बढ़ते हैं आगे। लालू जी को एक बार फिर गुस्सा आ गया, तो इसमें कौन सी नई बात? चुनावी मौसम में तो लालू जी बात बात में बमकिए जाते हैं। कैंडिडेट बागी हो गया तो गुस्सा, मीडिया ने दागी बोल दिया तो गुस्सा, साला सनक गया तो गुस्सा, अलायंस पार्टनर बहक गया तो गुस्सा। लेकिन लालू जी का असली गुस्सा इस बार नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी जो करके आया है गुजरात में, वो पाप धोने आया है काशी में, इसका पाप भूलने वाला नहीं है। लालू जी कहें मोदी रथ को एक के हाथ से रोक दूंगा, अब बिहार के 40 के 40 सीट आरजेडी को जितवा दूंगा। लालू जी ये भी कह रहे हैं हम अगर बिहार में मोदी की लहर नहीं रोक पाया तो हम अपना नामे बदल दूंगा। रेलवे को हम चमकाया, वैसे बिहार को नहीं चमकाया, नरेंद्र मोदी को नहीं भगाया तो लालू यादव मेरा नाम नहीं। अरे लालू जी, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ठीक नहीं है। कितना बढ़िया नाम है आपका, लालू। ल से लालटन, ल से लालू, ल से ललकार, ल से लालू। नाम बदलिएगा तो कितना मुहावरा बदलना पड़ेगा, सोचा है आपने? अभी तो चलता है जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब नाम बदलिएगा तो फिर समोसे में भी आलू के बदले कुछ और डालना पड़ेगा, है ना? समोसा वाला को भी दिक्कत, आपको भी परेशानी, समझा कीजिए बात को। अभिनेताओं में तो बहुत से नेता बन चुके हैं, लेकिन जरा सोचिए नेताओं में सबसे दमदार अभिनेता कौन है? अरे भाई, कोई कंपटीशन ही नहीं है। खामोश, नॉट शॉटगन, ओनली छगन। गुजरात ने इतनी तरक्की की है कि गुजरात की गाय भैंसें 24 घंटे दूध देती हैं। इतना ही नहीं, भैंसे तो भैंसा भी दूध देता है, इतनी तरक्की की है। गुजरात के सारे पेड़ों के पत्ते हमेशा हरे होते हैं। वेल डन भुजबल साहब, इसे कहते हैं एक ब्रांड न्यू ऑल्टरनेटिव करियर। नेतागिरी कमजोर भी पड़ गई तो आपके अंदर का अभिनेता आपको कभी जॉबलेस नहीं होने देगा। आज के दिन इतना ही। चुनावी व्यंजन और फोकट के मनोरंजन का सिलसिला खत्म। और हाँ, ये बता दें कि आप फेसबुक के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कल फिर होगी मुलाकात। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक आला, और चुनावी मसाला के लिए इलेक्शन उलाला। इलेक्शन उलाला।